ठीक है, वो हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी मतलब क्या चीज़? तुम्हारा जीव विज्ञान। बायो और लॉजी, बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉजी। ठीक है, तो बायो मतलब होता है सजीव और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, यानी कि बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? तो सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सजीवों का अध्ययन जो है वो जीव विज्ञान कहलाता है, यानी बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान जो है उसके जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। जीव विज्ञान को कितने शाखाओं में बांटा गया है? दो शाखाओं में। पहला होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। ठीक है, पहला होता है कौन? जूलॉजी और दूसरा होता है तुम्हारा बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम लोग जो जंतु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं? जंतु का अध्ययन करते हैं। और जो बॉटनी होता है उसमें हम लोग पादप कोशिका का अध्ययन करते हैं या पादप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये बेसिक तुम्हारा ज्ञान था। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं सेल में। इसको बोलते हैं कोशिका। सेल का हिंदी क्या चीज़ होता है? तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटो। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और सबसे पहले कोशिका की खोज जो है वो 1665 में रॉबर्ट हुक नामक आदमी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने तुम्हारा मृत कोशिका को सबसे पहले खोजा था, और इसे तुम्हारा फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी कोशिका का पितामह तुम्हारा जो है, कोशिका के जो अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? तो तुम्हारा रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही खोजा है, तो उसी ने अध्ययन किया सबसे पहले, तो उसी को कहेगा। ठीक है, अब उसके बाद है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज तुम्हारा कौन किया था? तो तुम्हारा 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हम लोग डायरेक्ट ल्यूवेनहॉक याद रखेंगे कि 1674 में ल्यूवेनहॉक ने तुम्हारा जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है, और इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, यानी बैक्टीरिया का भी खोज ना इसी ने किया था। ठीक है, बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तुम्हारा कब किया था? 1674 में। 1674 में तुम्हारा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, निकालो अपने मोबाइलों से तुम्हारा वो निकालो। फिर उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने तुम्हारा 1881 ईस्वी में तुम्हारा कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। देखो केंद्रक क्या होता है? तुम्हारा ये पूरा कोशिका है, ये तुम्हारा पादप कोशिका है, ये तुम्हारा जंतु कोशिका है। ठीक है, इसमें तुम्हारा ये केंद्रक होता है, बीच वाला क्या होता है? केंद्रक होता है। तो केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो 1881 में। ठीक है, 1881 में किया था। ठीक है, और तुम्हारा ल्यूवेनहॉक ने कब खोजा था? तुम्हारा ल्यूवेनहॉक ने तुम्हारा जीवित कोशिका का खोज कब किया था? 1674 में। ठीक है, इसे किस चीज़ का फादर कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। और रॉबर्ट हुक को कोशिका का खोज किया था जीवित या मृत? मृत कोशिका का खोज किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब है स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, और इसी ने बताया था कि जो हम लोग का शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किसने बताया था? स्लाइडेन और स्वान। केंद्र का खोज कब हुआ था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किसका खोज किया था? जीवित कोशिका। कब खोज किया था? और तुम्हारा मृत कोशिका का खोज किसने किया था? 1665। क्लियर है यहाँ तक? और तुम्हारा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, और इसी ने बताया था कि हम लोग का जो शरीर है वो तुम्हारा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और कोशिकाओं हम लोग का जो शरीर है कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब मृत कोशिका को क्या कहते हैं?
तो मरा हुआ कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। नेफ्रो, ठीक है, मरा हुआ कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? तुम्हारा मृत कोशिका का खोज किसने, मतलब कि उसको क्या कहते हैं मृत कोशिका को? अमृत कोशिका को खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665। ठीक है, और तुम्हारा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तुम्हारा मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी जो सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जिसे स्नायु भी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? स्नायु भी बोलते हैं। ये हम लोग का कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, तो तंत्रिका जो कोशिका है वो सबसे कम विभाजन होता है। तंत्रिका कोशिका जो है वो हाँ ना के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग का माथा पे चोट लग जाने पर जल्दी कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, तो वो घाव भरता ही नहीं है। जब तक विभाजन नहीं होगा, मान लो यहाँ का कोशिका का मर गया है, अब यहाँ पर विभाजन हो के उसको पूर्ति करेगा। अब मान लो कि विभाजन ही नहीं होगा तो पूर्ति नहीं होगा, तो गड्ढा कौन भरेगा? कोई नहीं भरेगा। लास्ट में आदमी पागल होगा या मर जाएगा। ठीक है, सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन की कौन से अंग में होता है? लीवर में होता है। किडनी नहीं, लीवर में होता है। लीवर यानी जिगर। ठीक है, जिसको यकृत बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है क्षतिग्रस्त होने पर तुम्हारा तुरंत ठीक हो जाता है। हमको ऐसा है कि तुम्हारा पूरा आधा काट के अगर इधर हटा देगा पूरा यहाँ से, तो फिर तुम्हारा ऑटोमेटिक यहाँ से तुम्हारा नया बन जाएगा। एक मतलब कि तुम्हारा जैसे होता है जो छिपकली का पूँछ और तुम्हारा जो चूहा हुआ का पूँछ, हम लोग का लीवर, हाँ जिगर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कोशिका के अंग। देखो इधर कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंग क्या होता है? तुम्हारा जो ये कोशिका है और कोशिका के अंदर छोटा छोटा अंग पाया जाता है। ये तुम्हारा पेड़ पौधा में भी अंग पाया जाता है और तुम्हारा जंतु में भी अंग पाया जाता है। तो सभी के अंग का अलग अलग नाम है और सभी का अलग अलग काम है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी खोज जो है तुम्हारा कोशिका के अंग, सबसे पहले तुम्हारा जीव द्रव। तो जीव द्रव क्या होता है? तो जीव द्रव यानी ये लिक्विड, ये तुम्हारा पूरा इसमें भरा हुआ लिक्विड रहता है, जो कि हर एक अंग को तुम्हारा अलग अलग रखने का काम करता है। और इसमें तुम्हारा लिक्विड होता है और केंद्रक में भी लिक्विड होता है। इसमें भी तुम्हारा पूरा जीव में तुम्हारा कोशिका के अंदर लिक्विड होता है और यहाँ पर भी तुम्हारा लिक्विड होता है। तो ये पूरा जो लिक्विड होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव। तो जीव द्रव में कौन कौन लिक्विड आता है? तो कोशिका का द्रव और केंद्रक का द्रव, यानी कि यहाँ का लिक्विड और यहाँ का लिक्विड, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव बोलते हैं। तो जो जीव द्रव का खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे नामक आदमी ने किया था, और उसने बताया था कि ये गाढ़ा पदार्थ होता है और ये जो है जीवन का आधार इसे कहते हैं। हाँ, इसमें क्या पाया जाता है? तुम्हारा 80% जल पाया जाता है। ये जीव द्रव में कितना % पानी पाया जाता है? 80% पानी पाया जाता है। इसका खोज किसने किया था? चंदन, कहाँ है तेरा ध्यान? पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, अरे सुनते रहो, पूछते रहेंगे बीच बीच में, सब पूछते रहेंगे। हाँ, वैसे सोचना हो साथ ही। ठीक है, कोशिका द्रव जो है ये क्या करता है? जो जीव द्रव है वो कोशिका को सूखने से बचाता। मान लो यहाँ से लिक्विड हट जाएगा तो तुम्हारा सूख जाएगा, पतला पूरा एकदम सिकुड़ जाएगा, तो फिर अंग जो है वो सही तरीके से मतलब कि पूरा चिपकल रहेगा, तो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? हाँ, अब उसके बाद है कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वाल। हाँ, तो जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ पेड़ पौधा में नहीं और भी जगह, कवक में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो हम लोग सबका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पेड़ पौधा का कोशिका भित्ति। तो ये जो तुम्हारा बाहर वाला जो लेयर है हरा हरा, ये कोशिका भित्ति है, जिसको सेल वाल बोलते हैं, कोशिका का दीवार। क्योंकि हम लोग का जो शरीर है, हम लोग तो अपने से मान लो कि कोई भी गंदा उंदा लगा दिया, लेटा पेटा दिया, तो हम लोग धो धा के बढ़िया से फ्रेश कर लेते हैं। लेकिन इन लोग कैसे फ्रेश करेगा? इन लोग का शरीर में इसीलिए बनाया जाता है, तुम्हारा शरीर के ऊपर का
कि इस तरीके से कि कोई भी कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे इसको दिक्कत ना हो। तो इसीलिए तुम्हारा सेल वाल दिया जाता है सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है तुम्हारा बहुत कठोर पदार्थ सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। और सेल्यूलोज जो है, तो हम लोग का जो शरीर है वो तुम्हारा शाकाहारी था कि मांसाहारी था, कैसे पता चलता है? शाकाहारी, वो हम लोग का जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो था वो तुम्हारा सेल्यूलोज पचाने का काम करता था। तो जो कि तुम्हारा गाय भैंस जो चिबाता है वो तुम्हारा सेल्यूलोज चिबाता है, और वो चीज़ पचाने का काम हम लोग का अपेंडिक्स करता था। लेकिन अब उसका कोई यूज़ नहीं है, और फिर लास्ट में कुछ भी बीमारी होता है तो उसको हटा के पूरा हटाइए देता है, उसको मतलब ठीक नहीं करता है, उसको पूरा काट के निकाल देता है अपेंडिक्स को। इसीलिए बोलते हैं उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है, अपेंडिक्स का, ठीक है। तो तुम्हारा कोशिका का जो भित्ति है, कोशिका भित्ति जो पादप में पाया जाता है वो किसका बना हुआ होता है? तो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ये क्या करता है? तो जो पेड़ पौधा है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब जो जीवाणु जो है वो एक तरह का पादप ही है, बैक्टीरिया जो होता है एक प्रकार का पादप ही होता है। और ये जो इसमें भी कोशिका भित्ति पाया जाता है, यानी ऊपर में इसमें भी सेल वाल पाया जाता है। लेकिन इसमें तुम्हारा जो पादप में सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, लेकिन उसमें तुम्हारा किसका बना होता है बैक्टीरिया में? तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। किसका? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, हाँ पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। और तुम्हारा पादप में कोशिका भित्ति किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। और कवक में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है, यानी सेल वाल कोशिका कवक में भी पाया जाता है। जो मशरूम है वो तुम्हारा कवक कहलाता है, और उसमें तुम्हारा कायरीन का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? बैक्टीरिया में किसका बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। हाँ, हमको भी लग रहा है वो काइटिन ही होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो कवक जो है, हम शुरू दिन तुम लोग को पढ़े थे तो बताए थे वही चीज़, लेकिन तुम लोग बोलने लगा कायरीन कायरीन, तो हम फिर हाँ काइटिन। जो कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का, ठीक है। तो कोशिका भित्ति हम लोग समझ गए कि किनारे वाला जो दीवार होता है वो तुम्हारा कोशिका भित्ति कहते हैं उसको, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे कवक का हो, चाहे पादप का हो, ठीक है। अब बताओ कि तुम्हारा जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? ओ चंदन, का हुल के लगता है इधर उधर? याद रखो, फिर पूछेंगे ये चीज़ वह। चलो, उसके बाद है कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली क्या होता है? तो हर एक तुम्हारा जो है ये किनारे किनारे हम लोग का शरीर का जो बाहर में जो लेयर होता है, इसमें तो तुम्हारा है तो कोशिका भित्ति, और इसमें क्या होगा? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो है वो तुम्हारा पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसमें तुम्हारा कोशिका भित्ति भी होता है और कोशिका झिल्ली भी होता है। कोशिका झिल्ली थोड़ा पतला होता है और कोशिका जो भित्ति है मोटा होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है हम लोग में होता है, ठीक है। कोशिका तुम्हारा, और ये जो है एक तरह का शेप तुम्हारा क्या बोलते हैं, बाहर का चीज़ को अंदर आने से और अंदर का चीज़ को बाहर जाने से सुरक्षा प्रदान करता है, रोकने का काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो कोशिका के अंदर सभी अवयव झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका के अंदर जितना भी अवयव है, जितना भी अंग है, वो सभी तुम्हारा झिल्ली के अंदर पाया जाता है, ठीक है। झिल्ली के अंदर पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित करता है, ठीक है। और ये जो है अर्धपरागम्य झिल्ली है। तो तुम्हारा कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। हाँ, तो कुछ चीज़ों को अंदर जाना और कुछ चीज़ों को बाहर, मतलब जिसका ज़रूरत है उसको अंदर भेजता है और जिसका ज़रूरत नहीं उसको बाहर भेज देता है, उसी को बोलते हैं अर्धपरागम्य। तो कोशिका झिल्ली कैसा झिल्ली है? तो अर्धपरागम्य झिल्ली है, अर्धपरागम्य झिल्ली है। अब उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग सूत्रकणिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। इसका खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया, अल्टरमैन, तो अल्टमैन याद रखना, अल्टरमैन से अल्टमैन। उमेश बताओ, तुम्हारा जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? हैं? 3 बार उसको पूछे थे हम। हैं?
दो जी, उसको दो तो। पुरकिंजे। जीव द्रव का खोज किसने किया है? पुरकिंजे। हट। पुरकिंजे। वो तो जीवाणु के जो बैक्टीरियम का जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। हम पूछे कि जीव द्रव का खोज किसने किया था, तो पुरकिंजे। नहीं पता। दो जी दो, फिर एक बार सोचो। 5 बार बोले इसी आंसर नहीं। हैं 5 बार बोले ना। तो पुरकिंजे। हाँ, और पुरकिंजे जो है वो जीव द्रव का खोज किया था। अब बताओ तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? अल्टमैन। ठीक है, अल्टमैन ने तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था और इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीश्वसन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है देखो तुम्हारा, अब हम लोग देखो कोशिका तुम्हारा इसमें और इसमें, देखो जी इधर पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ये सभी तुम्हारा क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। और ये तुम्हारा है प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो है जो वायरस का कोशिका इस टाइप का होता है, वायरस का, हम जंतु का इस टाइप का होता है, पादप का इस टाइप का होता है, समझा? तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। सिर्फ तुम्हारा इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सूत्रकणिका भी बोलते हैं। और इसका खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने किया था। और ये जो है ऑक्सीश्वसन करता है। ये क्या करता है? यानी ऑक्सीजन का श्वसन करके ग्लूकोज का निर्माण करके एटीपी का हम लोग ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज बनाता है, ये ऊर्जा बनाता है। ठीक है, ऐसे कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह भी बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसे शक्ति गृह भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो कोशिका के अंदर आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। हाँ, इसके जो अंदर का जो दीवार होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं तुम्हारा अंतःप्रदत्व जालिका, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या, देखो अंतःद्रव्य जालिका ये है तुम्हारा, कहाँ तक है? तो ये तुम्हारा अंतःद्रव्य जालिका है। और इसमें तुम्हारा ये और ये अंतःद्रव्य जालिका है। ये वाला और ये वाला, और इसमें ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है? अंतःद्रव्य जालिका है। तो अंतःद्रव्य जालिका जो होता है, क्या होता है? ये क्या करता है? तुम्हारा कोशिका का एक कंकाल के रूप में कार्य करता है। मतलब कि हम लोग का जैसे शरीर में हड्डी है तो तुम्हारा खड़ा रखने में तुम्हारा सहायता करता है। आंतरिक दीवार मतलब कि आंतरिक कंकाल टाइप से काम करता है। ठीक है, उसी तरीके से कोशिका में भी ये तुम्हारा क्या करता है? आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये इसे तुम्हारा कोशिका का आंतरिक कंकाल भी बोलते हैं। जो तुम्हारा अंतःप्रदत्व जालिका है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका का आंतरिक कंकाल। ठीक है, अब जो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रदत्व जालिका, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा चिकनी अंतःद्रव्य जालिका और एक होता है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, यानी तुम्हारा चिकनी अंतःद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, इसमें देखो दोनों में चिकनी और खुरदरी दोनों में है। ठीक है, तो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? यानी चिकनी वाला जो है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये जंतु वाला, ये पादप वाला, ये क्या करता है? तो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। कि क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है तुम्हारा चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। ठीक है, अब तो उसके बाद तुम्हारा खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, ये तुम्हारा ये हो गया खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, और इसके में भी खुरदरी अंतःद्रव्य
द्रव्य जालिका। देखो इसमें खुरदुरा, देखो यहाँ पर छोटा छोटा बिंदु टाइप से लग रहा है, तो खुरदुरा टाइप से यहाँ पर, इसमें तो ऐसा कुछ बनाया नहीं था, ठीक है। तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्या करता है? वसा का निर्माण करता है। और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्या करता है? प्रोटीन का। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कार्बोहाइड्रेट और वसा का करता है। तुम्हारा खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका सुनता नहीं है तुम लोग, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग राइबोसोम में। तो राइबोसोम जो है वो कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। देखो ये तुम्हारा जो छोटा छोटा बिंदु है, ये तुम्हारा क्या है? राइबोसोम, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा राइबोसोम पाया जाता है। देखो और इसमें भी तुम्हारा राइबोसोम पाया जाता है। देखो यहाँ पर, हाँ देखो तीनों में तुम्हारा राइबोसोम पाया जाता है। बैक्टीरिया में एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। हाँ नहीं, बैक्टीरिया नहीं, वायरस है ये। वो प्रोक्रियोटिक सेल, ये तुम्हारा वायरस भी नहीं है ना तुम्हारा बैक्टीरिया है। ये कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जंतु का कोशिका। इसमें तुम्हारा जैसे बहुकोशिकीय जीव, हम लोग जो हैं वो बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि हम लोग का जो शरीर है वो बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और कुछ कुछ ऐसा जीव होता है जो एक ही कोशिका से बना हुआ होता है। देख नहीं रहा इसमें ना, जो बीचे से ये कांटे हैं, ये पूरा पैक रहता है। और ये एक जीव है, ये एक ही कोशिका से बना हुआ जीव है। और हम लोग का जो शरीर है ऐसा ऐसा बहुत लाखों करोड़ों से बना हुआ है। हाँ, और ये जो अकेले वो जीवे है, समझा। तो हाँ, तो वायरस का जो कोशिका होता है वो इसी टाइप का होता है, मतलब इसी टाइप से वायरस। देखो ना कोरोना इस टाइप से ऐसे। तो इसमें देखो सब में अधिकतर इस टाइप से फूट निकल रहता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। तुम्हारा जो यूकैरियोटिक दोनों हो गया, प्रोकैरियोटिक ये हो गया, ठीक है। तो राइबो जो सोम है वो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम भी प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? या शक्ति गृह, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। अब बताओ तुम्हारा जीवद्रव्य का खोज किसने किया था? ठीक है। अब देखो ये होता है कि तुम्हारा यूकैरियोटिक जो सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें तुम्हारा जो है 70 और राइबोसोम जो है दोनों में पाया जाता है। लेकिन क्या दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें जो है तुम्हारा 70S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है और इसमें तुम्हारा 80S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों में यही अंतर है। 70S डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि तुम्हारा प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S प्रकार का, और उसमें जो है 80S प्रकार के राइबोसोम। हाँ, इसको प्रो, इसको यू। ये जो है अविकसित कोशिका है। जैसे मान लो कि कोई भी जीव जो है, मान लो कि कोई भी बच्चा का पेट में रहता है तो तुम्हारा विकसित नहीं रहता है, लेकिन जब जन्म लेता है तो विकसित हो जाता है। उसी प्रकार जो ये है वो अविकसित है और ये सभी जो है विकसित है, ठीक है। हम लोग कहीं ना कहीं यहीं से निकल के और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग जो है वो एक तरह का शुरुआत में अगर सबसे पहले देखा जाए तो वनमानुष नहीं आ गया था, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा वैसी करते 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 चूहा भी जैसा नहीं, वो बैक्टीरिया जो तुम्हारा पिलुअन लगता पनियन में वैसा वो जीव होगा। वैसे करते करते देखो क्या हुआ कि तुम्हारा सबसे पहले जीव तो पानी में आया, फिर पानी के बाद तुम्हारा तो पानी में कैसे आएगा, तो तुम्हारा जब बरसात वाला पानी छोड़ दो तो देखो कि तुम्हारा कीड़ा टाइप से लग जाता है। तो उसी टाइप से तुम्हारा धीरे धीरे उसी बाहर निकलने का कोशिश किया। कुछ जीव क्या हुआ कि बाहर निकलने का भी कोशिश किया, तो बाहर निकला तो देखो कुछ जीव मर जा रहा था, कुछ जीव जिंदा भी रह जा रहा। तो बाहर निकल के जो जिंदा रह रहा बाहर निकल जा रहा, निकल के फिर दुनिया देख रहा, उसमें भी तुम्हारा और विकसित होते जा रहा। वैसे करते करते तुम्हारा अलग अलग प्रकार का जानवर बनते बनते वनमानुष बना, इंसान बना, समझा। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है यहाँ से शुरुआत हुए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं।
तो ये प्रोकैरियोटिक बहुत सारा अभी भी जो वायरस है वो तुम्हारा इस फॉर्म में पाया जाता है। अधिकतर वायरस तो तुम्हारा इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बताओ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 70S। और यूकैरियोटिक में? ठीक है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। ठीक है, और तुम्हारा चिकनी अंतर्द्रव्य जाली का क्या निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। तुम्हारा खुरदरी अंतर्द्रव्य जाली का प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन हम लोग के शरीर में क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद भी करता है, तुम्हारा कोशिका को बढ़ाने में भी मदद करता है। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है। हाँ। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसको एस का फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे देखो, गोल्जी का या गोल्जी उपक्रम। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं गोल्जी उपक्रम। तुम्हारा लगा तो ढक्कन। देखो ये तुम्हारा है गोल्जी उपकरण। ठीक है, गोल्जी उपकरण। हाँ, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण तुम्हारा सब एक ही चीज़ होता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण सब एक ही नाम है। ठीक है, तो इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी नामक आदमी ने किया था। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किसने किया था? गोल्जी काय का? कैमिलो गोल्जी। वो अपने ही नाम पे रखा था सर। कैमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है, ये क्या करता है? पदार्थ का परिवहन का काम करता है। ये गोल्जी उपकरण क्या करता है? हाँ, पदार्थ का परिवहन, मतलब क्या का, मान लो इससे कोई भी चीज़ ज़रूरत है यहाँ पर भेजना, तो उठा के लेके, मतलब कि तुम्हारा डिलीवरी का काम करेगा। तुम्हारा कोची बोलते हैं इसको? जोमेटो नहीं, एक जगह से दूसरे स्थान जरूरत तक पहुंचाना। उबेर, वहन करना। उबर। हाँ, रैपिडो सबसे ये। ठीक है, तो तुम्हारा गोल्जी उपकरण जो है वो तुम्हारा किसका काम करता है? तो रैपिडो का काम करता है, यानी कि तुम्हारा परिवहन का काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं सेंट्रोसोम या तारक काय, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम या ये नाम है इसका। अब बोलेगा कि तुम्हारा सूरज का है कहते हैं। हाँ, तो इसका भी जब स्टार्टिंग खोज हुआ था ना, तभी से यही नाम। ठीक है, तो तुम्हारा सेंट्रोसोम या तारक है, तो यह जो है कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। इसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अधिकतर एग्जाम में ना क्रोमोसोम आएगा, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। ये तुम्हारा जो है शरीर में रहता है। यहाँ पर मतलब सेंट्रोसोम का ही नाम है क्रोमोसोम। अरे तो मतलब मस्तिष्क में नहीं रहता, ही नहीं कि बोलते हैं कोशिका है तो अरे क्रोमोसोम बोल रहे हैं हम, सेंट्रोसोम होगा। सेंट्रोसोम, हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं। क्रोमोसोम तो दूसरा कुछ होता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम क्या करता है तुम्हारा? अच्छा, कोशिका विभाजन का काम करता है। ठीक है, ये तुम्हारा दोनों में पाया जाता है। ये तुम्हारा पेड़ पौधा में, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। हाँ, ये तुम्हारा इसमें नहीं पाया जाएगा। क्या है कि यहाँ पर जो तुम्हारा कोशिका विभाजन है वो सेल प्लेट के रूप में होता है, यानी कि एक के ऊपर एक। मान लो कि ये पेड़ है, तो अगर मान लो यहाँ पर कोई चोट लग गया है तो इसके ऊपर एक वो लेयर बनते जाएगा। यहाँ पर ये वाला बढ़ता नहीं है गढ़वा, ये खाली रह जाता है। हाँ, किसके कारण होता है? हाँ, तुम्हारा सेल प्लेट के कारण होता है। सेल प्लेट विभाजन, देखो कोशिका विभाजन तुम्हारा 3 प्रकार का होता है। देखो ये हम पढ़ाएंगे, तो उसमें तुम्हारा ये हम लोग का शरीर में होता है, ये जो है हम लोग का शरीर में होता है। लेकिन इसमें जो है चोट उट लगता है तो उसके ऊपर लेयर भर जाता है, उसको ठीक नहीं करता है। अगर तुम्हारा पेड़ को कोड़ देगा तो गड्ढा छोड़ देगा तो गढ़वे रह ही जाता है। समझ गया? कोशिका वृद्धि का बात हो रहा
नहीं, ये तुम्हारा कोशिका विभाजन का बात हो रहा है कि हम लोग तुम्हारा पढ़ रहे हैं ना सेंट्रोसोम, पादप में नहीं होता है। नहीं होता है। तो वही अब देखो सेंट्रोसोम जो है वो तुम्हारा जंतु कोशिका में होता है, ये कोशिका विभाजन का काम करता है। मस्तिष्क वाला जो कोशिका है उसमें नहीं पाया जाता है, बाकी हम लोग का शरीर वाले कोशिका में पाया जाता है। ये तुम्हारा जो तंत्रिका कोशिका है उसमें नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क में नहीं, तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाएगा। मस्तिष्क जो है देखो तंत्रिका कोशिका क्या है, संदेश पहुंचाने का काम करता है। उसमें चोट लग गया तो गड़बड़ है। अब मान लो मथुआ में थोड़ा गिया टेकला हुए तो छिला गया तो पता चला कि ठीक नहीं होता है, और कहीं माथा भी फूट जाता है तो ठीक है तो हो ही जाता है। बोलता है ना कि अंदर तक नहीं लगना चाहिए चोट। हाँ, अंदर से नहीं, यानी अंदर मतलब क्या, अंदर है तुम्हारा तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका में नहीं लगना चाहिए, बाकी ऊपर से फूट गया चलो ठीक है टाका लगाओ। हाँ, नहीं तो पता चलेगा कि ऐसे मारा तो ऐसे कितना कोशिका मर गया। मेरा यहाँ लगा है देखिए। हाँ तो देखो, छोड़ देते बचपन में। दिखा कैमरा में दिखा। नहीं, भाइयों एवं भाइयों रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद है तुम्हारा तो कोशिका विभाजन जो है तुम्हारा इसमें पाया जाता है, और तुम्हारा जो जनन कोशिका में भी तुम्हारा कोशिका विभाजन होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा असूत्री विभाजन, फिर समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। देखो इसमें भी कोशिका विभाजन होता है और इसमें भी कोशिका विभाजन होता है। इसमें जो है सेल प्लेट के रूप में विभाजन होता है, ठीक है। और इसमें तुम्हारा ऐसे है तो इसको तुम्हारा देखो ऐसे है ना, तो पीछे से दब के फिर अलग अलग हो जाएगा और फिर दो को बंद किया, ऐसे करके होता है। और इसमें समसूत्री में है थोड़ा सा प्रोसेस है, इसका लंबा है और उसका सबका अलग अलग नाम है, उसको भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो जंतु में कोशिका जो है वो कैसे विभाजन होता है, प्लेट के रूप में। हाँ, पादप में कोशिका विभाजन कैसे होता है, प्लेट, सेल प्लेट के रूप में। और तुम्हारे जंतु में हाँ विभाजन उस टाइप से होता है, मतलब इस टाइप से, ठीक है। तो किसके कारण होता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जंतु में पाया जाता है कि पादप में, जंतु में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, और तुम्हारा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। हाँ, इसमें भी पाया जाता है। हाँ, सेंट्रोसोम कह के देखो तुम्हारा असूत्री विभाजन जो है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो यूकैरियोटिक में समसूत्री और अर्धसूत्री होता है यूकैरियोटिक में, और तुम्हारा प्रोकैरियोटिक में असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, तो बोबेरी ने किया था। किसने किया था, बोबेरी ने किया था। उसके बाद है तुम्हारा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। यह जो है कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। जैसे मान लो कि कोशिका है, कोशिका में मान लो कि अब जैसे ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा तो ये तो बेकार है। अभी तुम्हारा धीरे धीरे वो सड़ने लगेगा, काम नहीं करेगा तो सड़ने लगेगा। तो ये तुम्हारा जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, इसमें अंदर लिक्विड होता है, वो वहाँ जाके और अपना अंदर वाला लिक्विड हो इधर पूरा छीट देगा। तो छीट देगा तो पता चलेगा कि ये जो है सड़ रहा था वो बंद हो जाएगा, यानी एंटीबैक्टीरिया का काम करता है। तो छीट दिया तो मतलब कि कोशिका पूरा फ्रेश रह गया। और फिर तुम्हारा दूसरा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है वो काम करता है, कि एक नहीं रहता, 2-3 गो रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी 2-3 गो रहता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये काम नहीं कर रहा तो इसमें छीट दिया तो ये मर गया, तो ये साफ़ हो गया। अब बाकी दूसरा काम कर रहा, पता चला कि ये खराब होते जा रहा, तो खराब होगा तो ये बगल वाला इसको भी खराब कर देगा, इसको भी खराब कर देगा, इसीलिए इसमें लिक्विड छीट दिया जाता है, ठीक है। तो ये कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है तुम्हारा इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। तो यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। यह इसके अंदर जो है जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। हाँ, कोशिका के अंदर कोई भी अगर अंग है काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या करता है, ये नष्ट कर देता है, ठीक है।
और जब पूरी कोशिका जब कार्य नहीं करता, मान लो कि अब इसमें है वो सभी कोशिका काम ही नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा, पूरा फट जाएगा और पूरा मतलब जितना भी बैक्टीरिया वैक्टीरिया ना लगे, इसीलिए पूरा फट के और अपने भी मर के और पूरा कोशिका को समाप्त कर देता है कि बैक्टीरिया ना लगे, ख़राब ना हो, जिससे जीव को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, एटम बम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद है इसकी खोज डी डुबे ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? अब बताओ, सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोबेरी ने किया था। ठीक है, अब उसके बाद है आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। देखो हम क्या है कि इसमें मान लो कि जो रेड ब्लड सेल, ये तो हम लोग का है पूरा जीव शरीर में पाया जाता है, लेकिन लाल रक्त कोशिका वो अलग होता है जो ब्लड में पाया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि उसके अंदर भी तो जीव है, उसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ें ख़राब हो जाता है, तो लेकिन बोल रहा है कि इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो अगर मान लो कि ख़राब होगा तो वो फिर कैसे ठीक होगा, वो तो ख़राब कर देगा पूरा खून को, तो इसीलिए बना हुआ है प्लीहा। हाँ, तो मान लो कि कोई भी कोशिका अगर रेड ब्लड सेल काम नहीं कर रहा है तो वो क्या होता है, प्लीहा में, यानी इसको स्प्लीन बोलते हैं, तो आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में जाके जमा हो जाता है, वहीं पर पाया जाता है, इसीलिए आरबीसी का कब्र किसको बोलते हैं? ठीक है, देखो भगवान हम लोग किस तरीके से बनाया कि अगर इस सब कोशिका में बनाया, ऐसा है कि अगर अलग से स्थान नहीं दिया है, क्या कि इतना इतना कोशिका, पूरा शरीर तो कोशिका से बना हुआ है, तो उसको कहाँ जमा करके रखेगा कि कोशिका खराब होगा। तो ब्लड वाला जो है वो एक सीमित मात्रा में, तो इसलिए एक थैली बना दिया है कि अगर मान लो कि जो जो खराब कोशिका है ब्लड वाला, वो सब वहाँ जाके जमा होते रहो। और वो तो वहीं कनेक्शन ही रहता है हाँ इसमें प्लीहा तुम्हारा, वो तो फेफड़ा से तुम्हारा ऑक्सीजन होता है, वो अलग है। और इसमें है कि अंग अगर काम नहीं कर रहा है तब फिर सड़ गल ना जाए कोशिका आरबीसी, तो जिस कारण से प्लीहा में जाके जमा होता है। तो बोलते हैं ना कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, तो 120 दिन के बाद सब प्लीहे में चल जाता है। प्लीहा कौन सी काम करता है? स्टोर करने। हाँ, स्टोर करने का। वो बहुत कड़वा होता आरबीसी का ब्लड बैंक। हैं? प्लीहा बहुत कड़वा। अरे पीत नहीं है भाई, वो तो पीत लिखता है, तिल्ली। अच्छा तिल्ली, आप समझ, तेरा कहानी सुन रहा है। तिल्ली इतना लंबा रहता है। इतना लंबा रहता है, किसका तो देख लिया। इसीलिए आरबीसी को ब्लड बैंक भी कहते हैं ना, हैं? हमारा होगा ब्लड बैंक। बोल सकते आरबीसी का ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? हैं। प्लीहा को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पूरा। अब उसके बाद है केंद्रक। तो केंद्रक देखो, ये तुम्हारा हो गया केंद्रक। पेनों का चल नहीं रहा, दो जी बुलू ढकनवा लगा था। ये हो गया तुम्हारा क्या, केंद्रक। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ध्यान देना केंद्रक में कि केंद्रक का खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, अब ये जो है कोशिका का कंट्रोल का काम करता है, यानी कोशिका का मास्टरमाइंड किसको बोलते हैं? केंद्रक को बोलेंगे। अगर केंद्रक को, जैसे तुम्हारा कंप्यूटर में सीपीयू होता है, उसी तरीके से कोशिका में तुम्हारा केंद्रक होता है। कहाँ है आसरा जी? ठीक है, कोशिका का दिमाग भी उसी को बोलते हैं। और इसमें जो है तुम्हारा केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 80%। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारा केंद्रक को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो ये तुम्हारा है हो गया केंद्रक, इस तरीके से ये और ये। अरे जी देखो देखो इधर देखो, ये हो गया केंद्रक। तो केंद्रक को यहाँ पर ले आए हैं। ठीक है, तो केंद्रक में ये होता है तुम्हारा गुणसूत्र। ठीक है, ये क्या होता है? केंद्रक में गुणसूत्र होता है 23 जोड़ी गुणसूत्र बोलते हैं, जिसको 46 टोटल कितना होता है हम लोग का मानव में गुणसूत्र की संख्या? 46। तुम्हारा उसी तरह खरगोश में होता है 44, तुम्हारा मक्खी में
मेढक में 48 की कितना होता है? नहीं, कुत्ता में होता है 48, कबूतर में होता है 88। ये सब याद कर ले। सब लूसेंट में दिया हुआ है, याद करना होगा। हाँ, मक्खी का वो याद करना होगा, टमाटर का याद करना होगा, आलू का याद करना होगा। तो मानव में जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी टोटल 46 रहता है। ठीक है, ये तो हमारा टोटल 12 सेंटीमीटर होता है, बोले 12 सेंटीमीटर इतना होना नहीं? 12 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। एक वो इंच 15 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर मीटर नहीं। इंच बोल रहा है। बढ़िए 12 बताइए इंच तक। गुणसूत्र होता कैसे काम से? देखो बता रहे हैं, देखो जी इधर, ओए, ठीक है। तुम्हारा ये हो गया केंद्रक। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, और गुणसूत्र जो है वो टोटल कितना होता है? 46 गो, यानी कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। अब देखो तुम्हारा जो गुणसूत्र है वो तुम्हारा होता है तुम्हारा 46 गो दोनों में। ठीक है, जिसमें से तुम्हारा क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है, जब तुम्हारा जनन होता है, तो ये जो है मेल अपना 23 गो गुणसूत्र देता है, और फीमेल जो है अपना 23 गो गुणसूत्र देता है, जिसमें तुम्हारा 22 प्लस 1 रहता है, इसमें भी 22 प्लस 1 रहता है। तो ये जो है एक जो है ना, वो तुम्हारा लिंग निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, तो बाकी सब तुम्हारा एक्स एक्स रहता है, लेकिन लास्ट वाला जो है एक्स वाई रहता है ना। और इसमें भी तुम्हारा एक्स एक्स रहता है। ये फीमेल वाला खाली एक्स एक्स देगा, और तुम्हारा मेल वाला जो है एक्स एक्स या एक्स वाई देगा। तो यानी कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उस तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है? पुरुष पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि तुम्हारा वो तुम्हारा एक्स एक्स देगा कि एक्स वाई देगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा गुणसूत्र का काम है कि तुम्हारा, अब ये क्या करता है, गुणसूत्र जो है वो तुम्हारा अनुवांशिक का काम करता है। गुणसूत्र क्या करता है? अनुवांशिक, यानी कि मतलब कि मेरे जैसा जो है उस टाइप से हो, तो इसीलिए तुम्हारा वो अनुवांशिक का काम होता है। तो अभी इसी में तुम्हारा जो गुणसूत्र को अगर तुम देखो इस तरीके से गुणसूत्र होता है, तो गुणसूत्र जो है उसको अगर मान लो कि इधर किनारे से खींचेगा, क्या होता है? रिंग से बना हुआ होता है। हाँ, तो रिंग पूरा रहता है, इसको जब खींचेगा तो इस टाइप से निकलेगा, खुलेगा। ठीक है, तो खुलेगा, तो इसी को हम लोग देखो, एक भाग को हम लोग बोलते हैं जीन, और पूरा को बोलते हैं हम लोग डीएनए। ठीक है, डीऑक्सी, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए, हाँ, राइबो। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा जीन जो है वो तुम्हारा एक भाग को हम लोग जीन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अंदर में अगर देखेगा तो बहुत सारा चीज़ होता है। ये तुम्हारा अलग अलग कलर का जो है, तो देखो एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन और तुम्हारा गुआनिन। हाँ, तो ये जो है ना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर उसका लंबाई का बात करेगा ना, तो तुम्हारा 3 पॉइंट मतलब कि 34 एंगस्ट्रॉम होता है। लोटनी साथ में वीडियो पे लो। छोड़ देना, कुछ नहीं करेगा, बच्चा है बच्चा। अब इसकी प्राणी है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अरे उसको हम यहाँ को ये वाला देखते हैं। चुप वीडियो में सबसे वीडियो खराब कर दिया। नहीं एडिट कर देंगे सब। ठीक है, कहाँ पाया गया था एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन? देखो, हाँ, ये तुम्हारा गुणसूत्र है। गुणसूत्र को रिंग को खींचे तो तुम्हारा इस तरीके से छल्ला निकला। हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं है, ये दूसरा कुछ है। ये तुम्हारा डीएनए वाला तुम्हारा गुणसूत्र है। ये कोशिका, हर एक कोशिका के अंदर ये पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। हाँ, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, तो केंद्रक के अंदर तुम्हारा गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि तुम्हारा टोटल 46 गो होता है, 23 जोड़ा होता है। और वही एक ओ को जब हम घींचते हैं तो इसी के अंदर तुम्हारा डीएनए पाया जाता है, और उसका एक भाग को हम लोग जीन बोलते हैं। और जो एक ओ का लंबाई जो होता है यहाँ से यहाँ तक का, उसको 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम जो है वो तुम्हारा परमाणु का जो त्रिज्या जो होता है वो एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। गुणसूत्र डीएनए नहीं होता। हाँ, गुणसूत्र जो होता है वो तुम्हारा गुणसूत्र, हाँ, तुम्हारा गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए के अंदर जीन होता है। ठीक है, अब तुम्हारा
जो जीन के अंदर क्या होता है, देखो एडेनिन, गुआनिन, तुम्हारा एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। देखो केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर तुम्हारा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन के अंदर तुम्हारा एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होता है। डीएनए से पता चल जाता है किसका बच्चा किसका गुणसूत्र है। ये तुम्हारा है इसी से, ये तुम्हारा है ना जो तुम्हारा इसी से पता चलता है। ठीक है, गुणसूत्र। हाँ, गुणसूत्र से ही। जो तुम्हारा डीएनए है ना, तो डीएनए तुम्हारा इसी के अंदर ना आता है, तो ये डीएनए से हैं, डीएनए का केंद्रक नहीं होता, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर तुम्हारा डीएनए होता है। ठीक है। ठीक है। और तुम्हारा देखो डीएनए तुम्हारा जीन का है, तो जीन में इसी में तुम्हारा होता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अब देखो इसका काम क्या है, तो यही जो है हम लोग को निर्धारित करता है कि हम लोग का शरीर में 2 गो आँख होगा, 2 गो कान होगा, एगो मुंह होगा, एगो पैर होगा। ये जानवर में भी डिसाइड करता है कि 4 गो पैर होगा, एगो पूँछ होगा, ये तुम्हारा ये चारों। ठीक है, सबका अलग अलग काम है। ठीक है। अब हाँ, तुम्हारा अब इसी में होता क्या चाहिए कि जब हम लोग को डीएनए में तुम्हारा जब चेंजिंग करते हैं, जब वो जो पिक्चर था क्रिस 3, तो उसमें जो मानवर बना रहा था, यानी कि तुम्हारा जानवर का डीएनए और हम लोग मानव का डीएनए, यानी मानवर, मानव और जानवर को मिला के मानवर बना। तो मानवर यानी कि मानव का जीन और तुम्हारा जानवर का जीन, दोनों को मिला करके और इसी में परिवर्तन कर करके और नया जीव का निर्माण किया, जिसको मानवर बोलते हैं। हाँ, वो छिपकली वाला, हाँ मेढक वाला था ना, मेढक या छिपकली कुछ था, छिपकली था, छिपकली। हाँ, जीभ निकलता है। दोनों तो छिपकलियाँ तो जीभ निकालता है, मेढक वो तो इसमें क्रिस 3 में। पता है कैसे था? हाँ, चलो कहानी सुनना है, आगे बताइए। ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे करें। तो जो तुम्हारा डीएनए होता है तुम्हारा, ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। अब डबल हेलिक्स मॉडल किसको बोलते हैं, तो देखो इस तरीके से तुम्हारा, देखो इस तरीके से जो जा रहा है डबल डबल, तो उसको डबल हेलिक्स बोलेंगे। देखिए, लेकिन तुम्हारा जो क्या बोलते हैं डीएनए, एक होता है आरएनए। आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स मॉडल, यानी ये वो सिंगल रहता है, और इसमें तुम्हारा होगा एडेनिन, गुआनिन, तुम्हारा इस टाइप से। हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारा जो थाइमिन जो है, देखो क्या होता है, आरएनए में थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। यहाँ पर जो है ना, इसके जगह हम लोग का क्या होता है, यूरेसिल होता है आरएनए में। लेकिन डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। अब देखो एडेनिन और तुम्हारा, अब देखो यहाँ पर देखो ये दोनों जो है वो तुम्हारा चिपका हुआ है। तो चिपका हुआ है तो कोई ना कोई गोंद होगा, तो डबल लेयर का गोंद जो होता है वो एडेनिन और थाइमिन में होता है। हाँ, यानी तुम्हारा इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, और तुम्हारा साइटोसिन और तुम्हारा गुआनिन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, यानी 3 लेयर, मतलब ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, इस और ये कम मजबूत है, इसीलिए इसमें चेंज होता है और यूरेसिल में बदलता है। लेकिन ये ज़्यादा मजबूत है तो इसमें चेंज नहीं होता है, इससे याद रख सकता है। ठीक है, तो ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब बता कि तुम्हारा डीएनए को आरएनए में बदलेंगे तो तुम्हारा क्या बदलेंगे, थाइमिन को बदल के यूरेसिल लगा देंगे। तो एडेनिन को भी बदल सकते हैं? नहीं, सिर्फ थाइमिन में ही बदलते हैं। अब हम एक चीज़ याद करो कि हम बताए थे कि तुम्हारा जब कोरोना वायरस आया था तो वो वायरस था, तो वायरस जो आरएनए होता है, आरएनए में यानी यूरेसिल था, तो यूरेसिल को बदल करके क्या किया, थाइमिन कर दिया, तो वो बन गया क्या, डीएनए। यूरेसिल को हटा करके थाइमिन कर दिया तो डीएनए बन गया ना। अब डीएनए में तुम्हारा रिसर्च किया तो पता चला कि इस टाइप का बीमारी है, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया में जो है डीएनए के बारे में ज़्यादा जानता है, आरएनए के बारे में नहीं जानता है। ठीक है, अब देखो, तो डीएनए को जब आरएनए में परिवर्तन करते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, लेकिन आरएनए को जब डीएनए में बदलते हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और जब आरएनए को जब प्रोटीन में बदलते हैं तो ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में।
हाँ, कि आरएनए को जब प्रोटीन में बदलते हैं तो क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। डीएनए को आरएनए में बदल लेंगे तो डीएनए को आरएनए में बदलेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए को डीएनए में बदलेंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा ये जो है तुम्हारा डबल हेलिक्स मॉडल होता है। आरएनए जो है तुम्हारा सिंगल हेलिक्स मॉडल रहता है, यानी कि तुम्हारा एक अकेले, और इसमें तुम्हारा डबल रहता है। फिंगर में वो सब तो जहाँ तहाँ चल जाएगा ना, ऐसे नहीं, ये चिपका हुआ गोंद से है तो कैसे अलग अलग जाएगा? डीएनए मिलेगा क्या सर? हैं? एक दूसरे में मिलता है क्या? आरएनए डीएनए 2 गो है, आरएनए 1 ही गो है, मिलता कुछ ही है, अलग अलग चीज़ है। तो तो हम लोग का शरीर में डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता डीएनए है, का पढ़- वायरस में आरएनए पाया जाता है। आरएनए का काम नहीं बताना। आरएनए जो है, जैसे तुम्हारा डीएनए जो है क्या काम है, तो गुणसूत्र का मतलब तुम्हारा अनुवांशिक का इससे पता चलता है। उसी तरह तुम्हारा जब वायरस में अनुवांशिक किसे पता चलेगा? आरएनए से। आरएनए ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ख़त्म। अब आगे आते हैं। अब है तुम्हारा राजधानी। ठीक है, जिसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। अरे क्या चीज़ है? वैक्यूल्स। ठीक है, जिसको राजधानी बोलते हैं। तो राजधानी देखो ये है, ये जो है बड़का वाला, ये बड़ा वाला, और इसमें भी तुम्हारा राजधानी छोटा रहता है। यानी पादप कोशिका में कैसा राजधानी होता है और जंतु कोशिका में क्यों होता है? क्योंकि जो राजधानी का काम होता है पानी को स्टोर करना। तो हम लोग को पानी ज़्यादा चाहिए कि पेड़ पौधा को? तुमको पेड़ पौधा को ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसीलिए पेड़ पौधा को स्टोर करने का कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए। क्या कि ज़्यादा होगा कैक्टस को, हाँ, सबसे ज़्यादा कैक्टस को होगा। तुम्हारा जो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा करता है, जिसका ज़्यादा पत्ती होता है उसको ज़्यादा चाहिए। कैक्टस में पत्ती नहीं होता है। तो सबसे कम चाहिए। हाँ, इसीलिए तुम्हारा उसमें पानी नहीं है, और इसमें तुम्हारा स्टोर बहुत ज़्यादा होने, जैसे पीपल उपल हो गया, ये सब इतना पत्ती, बड़ा जितना पत्ती रहेगा यानी वो उतना पानी खींचेगा। पत्ता रहेगा तो वो सूखेगा, यानी वाष्पोत्सर्जन करेगा, तो उसमें पानी रहेगा तब ना वाष्पोत्सर्जन करेगा, नहीं तो पता चलेगा पत्ता ऐसे ही सूख गया। तो इसीलिए ऐसा उस सब में क्या होता है कि तुम्हारा जितना बड़ा पत्ता होगा उसमें तुम्हारा उतना बड़ा तुम्हारा वकील्स पाया जाएगा, तुम्हारा राजधानी पाया जाएगा, कि पानी स्टोर करके रखेगा तब है ना वो वाष्पोत्सर्जन करेगा, तब वो पत्ता ना सूखे। अब तेरा अंदर पानी नहीं रहेगा तो तेरा तो ऐसे ही सुखा देगा, लेकिन पानी भर के रखेगा तब ना सूखने में दिक्कत होगा। तो अब तो बोल रहा कैक्टस में पतवे नहीं है तो उसमें वाष्पोत्सर्जन होवे नहीं करता है, तो तुम्हारा काची करेगा पनिया वहाँ पर। सबसे ज़्यादा केला में रहता है। तो केला देखो, केला में पानी केला में तो पत्ता कितना होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन अगर तुम देखे एगो अथे कैसे बोलते हैं, गोल पहाड़िया में देखा होगा कि एगो लंबा सा गाछी, इसमें इतना बड़ा पत्ता, एक गो गाछी, वो हाँ सागवन या कुछ बोलते हैं, उसका जानता पेड़ बहुत बड़ा वृक्ष होता है, और पत्ता इतना बड़ा और पूरा छितराल टाइप से। हाँ, और उसमें जो है एकदम इतना बड़ा पत्ता होता है, और उसमें हमको लगता है सबसे ज़्यादा चाहिए। केला का पत्ता कितना मुश्किल से मुश्किल 20 गो पत्ते रहता है। मांगे जाओ तो दिवाली में केकरो तो रोए लगेगा तुरंते भर में, नहीं देंगे। लेकिन पानी बड़ी निकल रहा है। हाँ, पानी तो निकल। छोटा भी तो है ना। केला ठीक है। में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, पानी में। नकली नहीं होता। कहाँ नहीं? ठीक है, अब आगे आते हैं राजधानी हम लोग समझ गए। अब आते हैं लवक के बारे में। लवक जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। तो लवक जो होता है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है? इसमें बनाए थे लवक, देखो देखो यहाँ हरित लवक है ना। लवक किस में पाया जाता है? लगभग पादप कोशिका में पादप कोशिका में पाया जाता है। तो देखो लवक जो है वो तुम्हारा टोटल 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। देखो ये है तुम्हारा लवक का 3 प्रकार। एक होता है हरित लवक जो कि तुम्हारा इस चित्र में देख रहा है, एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक। ठीक है, ए सूरज, वो लवक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन सा? हरित वाला हो गया, हरित लवक, हरित वाला का और हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ठीक है, तो हरित लवक क्या करता है? ये तुम्हारा
हरा प्रदान करता है। यानी हरा कहाँ होगा, तो पेड़ पत्ता में होगा और तना में होगा। और यही जो है प्रकाश संश्लेषण करता है। यानी कि अगर मान लो पत्ता कोई भी गाछ का हट जाए तो वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा, तो तना से करेगा। तो तना से, हाँ, तो तना से भी वो प्रकाश संश्लेषण करता है। जहाँ जहाँ हरा होगा वहाँ वहाँ से प्रकाश संश्लेषण करेगा। लेकिन वर्णी लवक क्या करता है, तुम्हारा फूल उल का रंग बिरंगा जितना कलरफुल बनाने का, पेड़ पौधा में जितना कलरफुल होता है वो तुम्हारा वर्णी लवक का काम होता है। और अवर्णी लवक किस में होता है, तो तुम्हारा जड़ में, जिसमें कोई कलर नहीं देगा। तो कोई कलर किस में नहीं रहता है, तो जड़ में। तो यानी अवर्णी लवक किस में होता है, जड़ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है, हरित लवक यह भोजन निर्माण करता है, यह पत्ती और तना में पाया जाता है। और अवर्णी लवक यह भोजन को संग्रह करता है। जो अवर्णी लवक क्या है, भोजन को स्टोर करने का काम करता है। जो हम लोग मतलब कि हम लोग जो है भोजन को स्टोर करते हैं, तो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट को मतलब स्टोर करते हैं, उसी तरीके से इन लोग भी तुम्हारा जब खाना को स्टोर करता है तो वो तुम्हारा किस रूप में रखता है, तो मंड के रूप में। ये क्वेश्चन पूछता आगे में आएगा, ठीक है। तो मंड के रूप में तुम्हारा स्टार्च या मंड के रूप में तुम्हारा रखता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, नहीं दिया हुआ है, आगे पूरा नीचे दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अवर्णी लवक हो गया। अब वर्णी लवक, तो वर्णी लवक क्या करता है, ये तुम्हारा रंग प्रदान करता है। जैसे तुम्हारा टमाटर हो गया, तो टमाटर में तुम्हारा यह, हाँ, तो सब में अलग अलग नाम होता है। जैसे तुम्हारा टमाटर या मिर्चा में जो लाल रंग होता है वो कौन सा वर्णी लवक के कारण होता है, लाइकोपेज। देखो गाजर में तुम्हारा कौन सा वर्णी लवक के कारण होता है, तुम्हारा जो ऑरेंज कलर, तो कैरोटीन। तो ये सब पूछता है, कैरोटीन के कारण तुम्हारा लाल रंग या ऑरेंज टाइप से रहता है। दूध में कौन सा कलर मतलब होता है, तो तुम्हारा कैरोटीन पाया जाता है ना। तो ये सब तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। चुकंदर में क्या होता है, तो विटामिन, उसके कारण लाल रंग। हाँ, अब आते हैं कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो कोशिका जो है वो टोटल 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब क्या, जो तुम्हारा अविकसित कोशिका, जिसमें बहुत ज़्यादा अंग नहीं होता है, उसमें केंद्रक भी सही से नहीं होता है और झिल्ली भी नहीं होता है। इसीलिए देखो केंद्रक, देखो ये केंद्रक है, लेकिन देखो कैसे छिद्राल नियर है। और इसका देखो केंद्रक पूरा शेप गोल टाइप से है ना, यानी इसमें झिल्ली नहीं है, और इसमें झिल्ली है इसीलिए शेप रख रहा है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, इसमें बहुत सारा अंग नहीं पाया जाता, यानी ये अविकसित कोशिका है। हाँ, अरे वायरस में, हाँ, वायरस जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ होता है, और हम लोग जो है यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। हाँ, तो देखो प्रोकैरियोटिक यानी अविकसित कोशिका, यूकैरियोटिक यानी विकसित कोशिका, इसमें तुम्हारा पादप और जंतु दोनों आता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक इसमें कोशिका के अंदर तुम्हारा सभी अंग नहीं पाया जाता है, या प्रारंभिक कोशिका इसको बोलते हैं। इसको क्या, कौन सा कोशिका बोलते हैं, इसमें तुम्हारा कोशिका झिल्ली राइबोसोम, कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S प्रकार का और शेष अंगों का अभाव रहता है, तथा शेष अंगों का अभाव रहता है, यानी नहीं रहता। बहुत सारा अंग इसमें मतलब टोटली मिला के नहीं रहता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका, ये पूरी तरह से विकसित कोशिका है, क्योंकि हम लोग का जो शरीर में कोशिका है वो पूरी विकसित है कि नहीं। इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। ये पादप कोशिका, ये जो है वो पादप कोशिका का आकार जो होता है वो चौकोर होता है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, चौकोर टाइप से। लेकिन तुम्हारा जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, गोल टाइप से होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो तुम्हारा होता है प्लास्टिड। ये तुम्हारा जो है प्लास्टिड जो है, यानी लवक जो होता है वो सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, लवक होता है। ठीक है, और इसका जो राजधानी होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, राजधानी यानी कि ये वाला, हाँ, बड़ा होता है, जो पानी स्टोर करने का काम करता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल यानी कि तुम्हारा हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, और जंतु कोशिका जो है वो गोल होता है, जंतु कोशिका गोल होता है। इसका अंदर का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, प्लास्टिड, और तुम्हारा जंतु कोशिका का केंद्रक भी। अब है
आते हैं आप गुणसूत्र के बारे में, देखो दिया हुआ है सब भी लिखा गया है, हैं? सब का नीचे में सब होगा जितना है सब कुछ। हाँ ठीक है। तो देखो गुणसूत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं थ्योरी में। तो मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। टोटल तुम्हारा कितना पाया जाता है? 23 जोड़ा, या तुम्हारा 46 को बोल सकते हैं। ठीक है। इसकी खोज जो है वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। इसके जो ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। जो गुणसूत्र का ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। तुम्हारा मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। ये तुम्हारा एग्जाम में वैसा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सैटेलाइट सेंट्रोमर। कंपटीशन बढ़ाने के लिए पूछ देता है, यही सब हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेंगे। ठीक है। तो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सैटेलाइट, और मध्य भाग को सेंट्रोमर। इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को क्या कहेंगे? टेलोमर कहेंगे। इसमें तुम्हारा बीच में धागे जैसा संरचना पाया जाता है, जिसमें अर्ण कहते हैं, अर्ण। ठीक है। क्रोमोसोम जो है केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो है, जो तुम्हारा गुणसूत्र जो है किसके अंदर पाया जाता है? तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। हम बताए थे केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर डीएनए। ठीक है। और डीएनए के अंदर जीन होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है। और जीन जो है यह माता पिता के गुण को निर्धारित करता है। जीन जो है ये क्या होता है? ये यहाँ से यहाँ तक इसको जीन बोलेंगे। ये क्या कहता है? माता पिता को गुण को निर्धारित करता है। ये जीन जो है वो आनुवांशिक का आधार है। ठीक है। देखो इसमें तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें तो 46 गो होता है, जिसमें से तुम्हारा 44 और इधर 44, और तुम्हारा एक्स वाई और एक्स वाई इधर तुम्हारा दिया हुआ। इसी से तुम्हारा डिनो मतलब कि फिक्स होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। फीमेल में भी एक्स वाई दे नहीं, एक्स एक्स होगा, उसमें गलत दिया हुआ है ना? एक्स एक्स होगा। बताया गया है ना भैया, दिया। 46 होता है, 46 गो होता है। 44 प्लस एक्स या वाई, एक्स उधर से आएगा, वाई इधर से। नहीं, वाई नहीं। या एक्स इधर से तो जाएगा। 46 गो होता है, जिसमें 44 गो इधर हो गया, 45 एक्स 46 वाई। अब महिला में आते हैं तो 44 और एक्स से रहता है उसमें, यानी कि तुम्हारा 45 46। इसमें बताया गया है ना कि मेल बनेगा तो ऐसा। नहीं नहीं, वो एक्स रहता है। ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग। तो इसमें देखो क्रोमोसोम की संख्या देखो, बैक्टीरिया में 1 गुणसूत्र होता है, टमाटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? कौन सा? आलू में 48, चिंपैंजी में 48, और तुम्हारा तंबाकू में भी 48, और सबसे ज़्यादा होता है तुम्हारा टेरिडोफाइट्स। तुम्हारा एक तरह का जीव है। हाँ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब जब तुम्हारा पढ़ेंगे ना उसमें, ये सब पहले पढ़ के फिर उसमें आएंगे तब फिर पढ़ेंगे। ठीक है। तो तुम्हारा जो है केंद्रक जो है न्यूक्लिक एसिड, तुम्हारा जैसे डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं डीएनए। तो डीएनए जो है, तो यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। नहीं, डीएनए ये वाला। ठीक है। कहाँ कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब देखो डीएनए को ही तुम्हारा जब तोड़ा है तो सबसे तुम्हारा देखो न्यूक्लियोटाइड और तुम्हारा फास्फेट करके तुम्हारा तोड़ा है, और इसमें शुगर और तुम्हारा सबसे नीचे देखो, सबसे एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन है ना, वो वही चीज़ हम बता रहे थे, ये वाला। ठीक है। ये तुम्हारा टेबल बनाने के लिए नहीं देता है, यही लास्ट में पूछता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है। अब आगे दिया हुआ है डीएनए में तुम्हारा एक फेरा, जिसमें तुम्हारा डीएनए जो होता है ये 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई होता है, 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई होता है। और तुम्हारा देखो इसमें ना टोटल के वो होता है, तुम्हारा ये जो लाइन है वो 10 गो होता है। तो 34 पूरा का लंबाई है, और 10 गो होता है, तो 10 से विभाजित कर देंगे तो तुम्हारा एक का लंबाई कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब डीएनए की जो संरचना है वो डबल स्टैंडर्ड यानी डबल हेलिक्स मॉडल पे आधारित है, और इसका खोज कौन किया था? तो वाटसन और क्रिक। ठीक है।
तो एडेनिन तथा थाइमिन डबल हेलिक्स मॉडल तुम्हारा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है, यानी जो बोल रहे थे एडेनिन और थाइमिन तुम्हारा डबल बॉन्ड से बनता है ये वाला, और तुम्हारा साइटोसिन और गुआनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड से बनता है। अब देखो आरएनए के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है ना। देखो पहले ही बता दिए थे सब, अब थ्योरी दिया हुआ है इसमें। इसकी संरचना जो है तुम्हारा सिंगल स्टैंडर्ड तुम्हारा सिंगल मॉडल पे आधारित है, यानी कि ये तुम्हारा आरएनए है, ये तुम्हारा डीएनए था। इसको राइबोज शुगर कहते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज शुगर भी हम लोग बोल देंगे, ठीक है। इसमें तुम्हारा नाइट्रोजन बेस में तुम्हारा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? सूरज कहाँ पाया जाता है? हाँ सर रहा है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। कहाँ ध्यान है तेरा? नाम सब बोल दिए। एडमिन थाइमिन थाइमिन की जगह यूरेसिल खाली कर। ठीक है। और देखो तुम्हारा जो आरएनए है वो तुम्हारा टोटल 3 प्रकार का होता है। एक होता है मैसेंजर mRNA, tRNA और rRNA। तो देखो सबका काम क्या चाहिए, तो mRNA जो होता है वो मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, यानी मैसेज तुम्हारा क्या करता है कि मैसेंजर आरएनए ये तुम्हारा एमिनो एसिड, देखो आरएनए क्या करता है तुम्हारा इसका बनाने का काम करता है, प्रोटीन का बनाने का काम करता है। तो प्रोटीन का कैसे कैसे बनेगा, तो पहले मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, तुम्हारा एमिनो एसिड का जो ज़रूरी वाला चीज़ है उसको पहचानेगा और उसको एक क्रम में सजाएगा। क्या कि जो तुम्हारा प्रोटीन बनता है वो एमिनो एसिड से बनता है। प्रोटीन जो बनता है किससे बनता है, ये वो बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है। हाँ, तो तुम्हारा जो एमिनो एसिड से, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है, तो एमिनो एसिड को चुन चुन करके वो क्रम में सजाता है, ठीक है, क्रम में सजा दिया। फिर तुम्हारा ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, टीआरएनए, वो तुम्हारा उसको परिवहन का काम करेगा, मतलब कि उसको राइबोस तक ले जाएगा। हाँ, राइबोसोम तक, क्या कि राइबोसोम तुम्हारा प्रोटीन का बनाएगा और फिर राइबोसोम क्या करता है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस तरीके से तुम्हारा mRNA, tRNA और rRNA का काम रहता है, ठीक है। अब उसके बाद है देखो डीएनए और आरएनए, देखो यहाँ पर तुम्हारा नीचे चित्र वाला देख लो, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये तुम्हारा जब आरएनए जब तुम्हारा प्रोटीन बनाता है तो तुम्हारा ट्रांसलेशन बोलते हैं। हम बताएं ना कि आरएनए कैसे बनाता है उसको प्रोटीन, हाँ, तो वही उसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब आते हैं कोशिका विभाजन में, लास्ट ख़त्म हो जाएगा अब, ठीक है। देखो कोशिका विभाजन तो टोटल तुम्हारा है, हो जाएगा तुरंत। तो कोशिका विभाजन, ठीक है। तो कोशिका विभाजन जो है, तो कोशिका विभाजन कैसे होता है, तो तुम्हारा कोशिका जो है टूट टूट के और अलग अलग विभाजन होता है, जिसमें कोशिका जो है वो तुम्हारा 3 प्रकार का विभाजन होता है। पहले थोड़ा थ्योरी को देख लेते हैं। एक कोशिका को टूट कर 2 कोशिका या अधिक कोशिका का निर्माण को ही कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल बोलते हैं। जो कोशिका से विभाजन होता है उसको क्या कहते हैं, तथा विभाजन होने के बाद जो तुम्हारा नया कोशिका बनता है उसको डॉटर सेल बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं, डॉटर सेल, यानी बच्चा जो उसका बनता है। हाँ, अब जंतुओं में तुम्हारा कोशिका विभाजन जो है क्रोमोसोम करता है और पादप में जो कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है, ठीक है। तो अब तुम्हारा कोशिका विभाजन जो है वो तुम्हारा टोटल 3 प्रकार का दिया हुआ है। एगो असूत्री, एगो समसूत्री, एगो तुम्हारा अर्धसूत्री। तो आते हैं अब इसी में, ठीक है। तो असूत्री, तो असूत्री जो कोशिका विभाजन है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। असूत्री जो कोशिका विभाजन किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी ये सभी कोशिका जो है, यानी वायरस उरस वाला जो कोशिका होता है जिसमें तुम्हारा पूरा अंदर जो है ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो इसी तुम्हारा ये पूरा सिंपल तरीक़ा से विभाजन होता है। ये क्या होता है, एक जैसे ये है, वो क्या होगा कि अपने आप को फुला देगा, बड़ा कर देगा, और फिर पीछे से दब जाता है, दब गया और फिर 2 अलग अलग बैठ गया। तो कैसे देखो तुम्हारा यहाँ पर कोई भी चीज़ में ज़्यादा सेपरेट टाइप से ना, यही छितराल अपने रहता है, जिसमें तुम्हारा कोई झिल्ली उल्ली नहीं रहता है, तो जिस कारण से दिक्कत नहीं होता तुम्हारा इसका फटने उठने का। ये सब में है कि इतना अंग है कि फटने का दिक्कत होता है, इसलिए ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, इसमें सिर्फ ऐसा तुम्हारा होगा। तो तुम्हारा आसूत्री जो है तुम्हारा किस तरीके से होगा, तो तुम्हारा सब सिंपल तरीके से होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा होगा, नीचे से दब के और अलग अलग टूट जाएगा। अब आते हैं समसूत्री विभाजन में। तो समसूत्री विभाजन जो है, जो तुम्हारा यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, और ये जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है। जो हम लोग का शरीर जो बना हुआ है वो बोलता है ना काया मतलब काया, हम लोग का भुजा काया है ना, तो वही कायिक कोशिका है। ये सभी शरीर जो है हम लोग का तुम्हारा कायिक कोशिका है। जो तुम्हारा पूरा शरीर जो बना हुआ है कायिक कोशिका है। बोलता ना कि काया नहीं है शरीर में, है ना, भुजा नहीं है, काया नहीं है, तो वही चीज़ है। हाँ, तो वही तुम्हारा कायिक कोशिका से ही तुम्हारा जो समसूत्री विभाजन होता है वो कायिक कोशिका में होता है, जिसमें तुम्हारा और हम लोग का जो शरीर है ना वो पूरा लगभग 99% भाग कायिक कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, 1% जो तुम्हारा जनन वाला है ना, तो तुम्हारा समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। ये टोटल 5 चरण में होता है। तो तुम्हारा सबसे पहले है इंटरफेज, फिर तुम्हारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये तुम्हारा सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इंटरफेज में क्या होता है, तो पहले होता है तुम्हारा जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम देखो इस तरीके से एक्स रहता है। तो ये क्या होता है, ये अलग अलग हो जाता है। एक्स है ना ऐसे करके चिपका हुआ है, तो ये सभी अलग अलग हो गया, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा इंटरफेज में क्या होगा, तुम्हारा इस तरीके से होगा। और ये तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा डीएनए को अलग करता है। और ये जो है सबसे बड़ा प्रोसेस इसी में होता है, ये तुम्हारा अलग करने में। दूसरा में तुम्हारा क्या होता है, प्रोफेज। इसमें क्या होता है, तुम्हारा केंद्रक का विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा केंद्रक को ना अलग अलग करता है, केंद्रक जो है। हाँ, प्रोफेज में क्या होता है कि केंद्रक को अलग अलग करने का काम करता है। तीसरा में होता है मेटाफेज। तो मान लो कि केंद्रक जो है, मान लो कि केंद्रक है, थोड़ा अलग करने का काम किया। अब मेटाफेज में क्या होता है कि एक तुर्क धागा बनाता है, यानी जितना भी अंग है ना उसमें क्या करेगा, मान लो कि यहाँ है ऐसे करके, अब यहाँ से को रस्सी करके बांध दिए, अब कस के टाइट करके बांध दिए, तो देखता है फिर वो दबने लगेगा और फिर वो तुम्हारा धीरे से कट जाता है, तो जिससे अंदर वाला को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता, फटता उड़ता नहीं। तो वही चीज़ है, तुर्क धागा हर एक अंग में बना देता है, पूरा टाइट कर देता है। तो जिस कारण से क्या होता है कि तुम्हारा कोशिका अंग जो है वो तुम्हारा, इसका जो अंग है वो क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पर दब रहा तो सब मटेरियल कोना कोना पहुँच जाएगा ध्रुव में। तो वही तुम्हारा चौथा फेज में जो एनोफेज है उसमें कोशिका का अंग जो है वो ध्रुव में चला जाता है, यहाँ 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 यहाँ। रस्सी से जब टाइट कर दिया तो सब अपना अपना किनारे किनारे होने लगा। और तुम्हारा टेलोफेज में क्या होता है, फिर पूरे तरीके से अलग अलग हो जाता है। जब पूरा कस के दब गया तो अलग अलग हो गया। तो ये तुम्हारा सबका फेज है। और तुम्हारा पूछता है इसमें कि समसूत्री विभाजन में बीच का जो है वो कौन सा विभाजन होता है, तो मेटाफेज जो, हाँ छोड़ दो, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है इसमें क्या होता है, जनन कोशिका में पाया जाता है। इसमें मेल और फीमेल जो होता है उसमें तुम्हारा पाया जाता है, मेल में तुम्हारा 46 गो और तुम्हारा फीमेल में 46 गो। जब दोनों तुम्हारा ये अपना 23 गो देगा और ये अपना 23 गो तुम्हारा गुणसूत्र देगा, दोनों मिल के तुम्हारा 46 गो नया जीव का निर्माण होता है, मतलब नया बच्चा का निर्माण होता है। अब देखो गड़बड़ क्या हो जाता है कि कभी कभी होता है कि तुम्हारा इसना तुम्हारा 23 गो देना था तो 22 गो दिया, या ये 23 गो देना था तो ये 25 गो दे दिया। तो क्या होता है कि उसमें तुम्हारा हिजड़ जो है, जो हिजड़ा जो है वो जन्म ले लेता है, यानी मर्दाना का गुण ज़्यादा दिखने लगता है। तो उस टाइप से तो तुम्हारा इससे ज़्यादा आ गया तो तुम्हारा लेडीज़ वाला गुण। तो देखो मेल वाला भी हिजड़ा होता है और फीमेल वाला भी हिजड़ा होता है। तो वो इसी के कारण होता है कि गुणसूत्र जो है जितना देना चाहिए था 23 की जगह अगर 24 दे दिया, 25 दे दिया, तो इसमें तुम्हारा गुणसूत्र में अलग अलग हो गया। हाँ, तो फिर तुम्हारा, हाँ, जिसमें बहुत सारा मंद बुद्धि ये सब तुम्हारा होता है। ठीक है, हाँ, जब
गुणसूत्र जो है तुम्हारा अगर 46 को देना है तो मतलब 23 को देना है, तो अगर मान लो 22 को किया या 24 को चल गया तो यानी ज़्यादा चल गया, तो यानी कि उसमें तुम्हारा गड़बड़ी होने लगता है गुणसूत्र में। तो गुणसूत्र में गड़बड़ी होगा यानी तुम्हारा हिजड़ा होगा या फिर तुम्हारा हाँ कोई या दिमाग तुम्हारा अविकसित हो जाता है, तुम्हारा बहुत सारा बीमारी इसमें होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा अर्धसूत्री कहानी खत्म और कोशिका पूरा चैप्टर खत्म। जय हिंद, जय भारत माता की जय। बंद कर रहे हैं। हाँ हमारा